नमस्कार। और अब देश और दुनिया की भविष्यवाणी। कोरोना कब जाएगा? क्या थर्ड वेव आएगी? भारत में क्या होगा? कोरोना कब जाएगा? उसकी इंटेंसिटी कब होगी कम, और कब उसकी क्या स्थिति होगी, इस पे तो हम विचार कर सकते हैं। लेकिन कोरोना कब जाएगा, इस सवाल का जवाब मुझे नहीं लगता कोई दे सकता है। अभी फिलहाल कोरोना की क्या स्थिति है? देखिए, बार बार हम आपसे कहते रहे हैं कि महामारी का कारण है जब नीच का गुरु होता है, जब मिथुन राशि में राहु और फिर मिथुन से वृष में भी राहु थोड़ा थोड़ा उस तरफ अपना असर रखता है। सबसे ज्यादा असर मिथुन में रखता है और उसके बाद वृष राशि में राहु असर रखता है। अकॉर्डिंगली उससे साथ में केतु रहता है। और नीच राशि का गुरु जब भी आता है तो दुनिया में इस तरह की तबाही लाता है। लेकिन गुरु अपनी नीच राशि से निकल चुका, और 20 नवंबर को जब गुरुदेव मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आए थे तो उस समय हमने आपको याद दिलाया था कि देखिए, अब कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा। दूसरी बात, आपको याद होगा 2020 में भी बार बार हमने आपसे कहा था कि ये वायरस एकदम शुरू में कि ये वायरस बार बार अपना स्वरूप बदलेगा। अब कुंभ राशि में कृत्रिम हो या प्राकृतिक हो, अब पिछले 2-2.5 वर्ष की यात्रा में इस विषाणु ने समझ लिया कि अगर उस शरीर जिस पर इसने लैंड किया उस शरीर को इसने खत्म कर दिया तो उसका भी उसी के साथ दी एंड हो जाएगा। तो अगर इस विषाणु को जीवित रहना है तो इसको अपनी फेटेलिटी कम करनी होगी, यानी अपनी मारक क्षमता कम करनी होगी। ये ग्रहों की आकाशीय संसद की गति की वजह से ऐसा हो रहा है कि अब ये विषाणु अपनी फेटल क्षमता को अपनी इन्फेक्शस क्षमता में कन्वर्ट करेगा। ऐसा जिक्र हमने आपसे 20 नवंबर को भी किया था। अब बात यह है कि भारत में इसकी स्थिति क्या होगी, तो इसका जवाब बिल्कुल सीधा है। भारत के बीच कर्क रेखा भारत से होकर गुजरती है। मकर में जब गुरु था तो उसका सीधी दृष्टि भारत पर थी, और अब वो कुंभ में है तो उसकी भारत पर सीधी दृष्टि नहीं है। आज तो भारत में अब कोरोना महामारी की फेटेलिटी बहुत कम हो जाएगी। जिस थर्ड वेव और फोर्थ वेव और सिक्स्थ वेव की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता जो वेव आएगी, वेव आ सकती है लेकिन वो उसके इन्फेक्शस होने की वेव आ सकती है, उसके फेटल होने की वेव, उसके मारक होने की वेव नहीं आ सकती ग्रहों की स्थिति के मुताबिक। और ये स्थिति हम आपको बार बार इससे वाकिफ कराते रहते हैं, आपको इससे चैतन्य कराते रहते हैं, इसके बारे में आपको बताते रहते हैं। एक बार हम फिर दोहरा दें कि वो थर्ड वेव भी आ सकती है, फोर्थ वेव भी आ सकती है। कोरोना जल्दी जाने वाला नहीं है, लेकिन कोरोना की मारक क्षमता गुरु के मकर से कुंभ में आते ही समाप्त हो गई। और 20 नवंबर के बाद से आप देखिए कि जो भी नया वो ओमिक्रॉन आया वो इन्फेक्शस तो ज्यादा है लेकिन मारक नहीं है। रही बात भारत की, तो भारत में इसका प्रभाव कम होगा, पूरी दुनिया के मुकाबले इसका प्रभाव काफी कम होगा। और अब बात वर्ष 2022 में क्या भारत सुपर पावर बनेगा? जी हां, भारत सुपर पावर बनने की अपनी तैयारी लगभग पूरी कर चुका है। भारत लगभग सुपर पावर है। और कुंभ का गुरु जैसे ही मीन में जाएगा, यानी कि भारत की जनपत्रिका में जैसे ही कुंभ को पार करके मीन में यानी कामना पूर्ति में गुरु जाएगा। देखो, भारत की जन्म के समय, भारत जिस समय राष्ट्र का निर्माण हुआ यानी देश आजाद हुआ, निर्माण तो हजारों साल पहले, जन्म कब हुआ था। इस समय भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनके मुताबिक देश जब आजाद हुआ, यानी कि उस समय देश की जो स्थिति थी उसके मद्देनजर कुंभ भारत के 10वें स्थान पर राशि है। कुंभ का गोचर कंप्लीट करके 13 अप्रैल 2022 दोपहर बाद जब गुरु 11वें घर में जाएगा तो भारत सुपर पावर बनने की दौड़ में अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। उतनी स्ट्रेंथ गैदर कर लेगा जिससे भारत एक सुपर पावर कहा जा सके। रही बात चीन की, तो भारत के मुकाबले चीन की स्थिति क्या होगी? चीन, हम लगातार आपसे 2 वर्ष से ये बात कह रहे हैं कि चीन जो है वो ऊपर से ताकतवर दिख रहा है,
लेकिन अंदर अंदर चीन 8 टुकड़ों में बट जाने के लिए तैयारी कर रहा है। और ये बात हम आज नहीं कह रहे हैं, हम आपसे लगातार ये बात कह रहे हैं कि जैसे ही ये अभी गुरु की स्थिति देखिए आप, गुरु कुंभ में है, कुंभ से निकल के मीन में जाएगा, और साथ ही दूसरी तरफ आपके राहु इस समय भारत के जो लग्न में बैठे हैं, और भारत के 7वें स्थान पर केतु है, तो उसके साइमल्टेनियस चीन की स्थिति देखें तो चीन के लिए राहु और केतु की ये गति, जैसे ही मेष में राहु आएगा 12 अप्रैल 2022 को, मेष में राहु के आते ही चीन जो अपने रोड इनिशिएटिव को, जो बहुत सी सड़कें बना करके दुनिया को जोड़ देने की एक कोशिश कर रहा है, चीन अपनी उस कोशिश को करने में कामयाबी हासिल करना शुरू करेगा। लेकिन ऊपर ऊपर जितना ये विश्व के पर्दे पर ताकतवर होता नजर आएगा, अंदर अंदर ये उतना ही जर्जर होता जा रहा है। और भविष्य में इसका जो भटकाव है, जो इसकी टूट है, वो 8 टुकड़ों में होगी। रही बात पाकिस्तान की, तो तेरा क्या होगा पाकिस्तान? ये सवाल, ये कोई सवाल है ही नहीं कि इसका जवाब हर आदमी जानता है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान अब किन ताकतों के हाथ में चले गए हैं, वो ताकतें अपनी ही अंतर विरोधों से युक्त हैं। देखो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, देयर इज अ थीसिस एंड देन उस थीसिस के अपने अंतर विरोध है। तो अभी वो जो एंटी थीसिस क्रिएट हो गई है, वो एंटीथीसिस बहुत थोड़े समय तक एंटीथीसिस रहती है, बहुत जल्दी वो थीसिस में तब्दील हो जाती है। तो दुनिया में जो ताकतें पाकिस्तान की सीमाओं पर काबिज हो गई हैं, वो अपने ही अंतर विरोधों के कारण नष्ट हो जाएंगी, और पाकिस्तान भी उसी के साथ विनाश की कगार की ओर अग्रसर हो जाएगा। 14 अगस्त 1947 रात 12 बजे पाकिस्तान के जन्म के समय की जो स्थिति थी, उसके मद्देनजर पाकिस्तान अपनी आर्थिक दिवालियेपन की कगार पर पहुंच गया है। पाकिस्तान को अपने नागरिकों को भोजन कराने के लिए भी भिक्षा मांगनी पड़ेगी, और उसके चारों तरफ उसकी सीमाओं पर बैठे भेड़िए उसकी तरफ लपक लेने के लिए आतुर हैं। दयनीय स्थिति है पाकिस्तान की, हमें उस पर दया करनी चाहिए। क्या करें, ये हमारी सनातन परंपरा है, वो जो हमारा शत्रु है हम उस पर भी दया करने की सोचते हैं। और अगली चर्चा भारत में इकोनॉमी की। तो भारतीय इकोनॉमी मीन का बृहस्पति जाते ही भारत की इकोनॉमी में बेहतरी होगी, लेकिन जब तक कुंभ का बृहस्पति है तब तक भारत को अपनी इकोनॉमी की चिंता करनी होगी। भारत को इस बात की चिंता करनी होगी कि उसके अर्थतंत्र में बड़े पैमाने पर उसकी सूचनाओं की चोरी न होने पाए। क्या कहते हैं उसको, हैकिंग, क्योंकि चीन ऐसा कर सकता है। चीन की तरफ यानी भारत के उत्तर से वो तरंगें आती दिख रही हैं जो भारत की तमाम वित्तीय संस्थानों में हैकिंग का प्रयास करेंगे। और भारत की जो ये मुद्रास्फीति की दर है ये कम होगी। भारत की जीडीपी वर्ष 2022 में निश्चित रूप से बेहतर होगी, और अप्रैल से अगस्त के बीच में भारत विशेष रूप से प्रगति करेगा और भारत की जीडीपी निश्चित रूप से बेहतर होगी। और जहां तक महंगाई का सवाल है, तो देखो महंगाई एक कंपैरेटिव टर्म है। अगर हमारी आमदनी 100 रुपए है तो 20 रुपए की चीज हमारे लिए सस्ती है, लेकिन अगर हमारी आमदनी 1000 रुपए है तो 20 रुपए की चीज हमारे लिए बहुत सस्ती है, और अगर हमारी आमदनी 50 रुपए है तो 20 रुपए की चीज हमारे लिए महंगी है। तो वैसे ही महंगाई जो कि कंपैरेटिव टर्म है, भारत में कंपैरेटिवली मनुष्य की आमदनी, एवरेज आमदनी बढ़ने के साथ ही भारत में महंगाई कम होगी। क्योंकि जिस समय भारत की जनपत्रिका में राहु 12वें, केतु 6ठे गोचर करेगा यानी अप्रैल के महीने के बाद, और शनिदेव भी भाग्येश होकर भाग्य स्थान से निकलकर 10वें घर में पहुंचेंगे, उस समय भारत अपनी आर्थिक नीतियों में भी बड़े ही सुंदर परिवर्तन करेगा, और उन परिवर्तनों से भारत का अर्थतंत्र बेहतर होगा, मजबूत होगा, मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। और एकादश बैठकर बृहस्पति भारत की कामनाओं की विश्व मुद्रा बाजार में भारत की कामनाओं की पूर्ति करेगा, और भारत वर्ल्ड लेवल पर बहुत सी ऐसी परियोजनाओं में भागीदारी करेगा जिन परियोजनाओं में भागीदारी करना
आर्थिक परियोजनाओं में, ऐसी आर्थिक परियोजनाओं में जिनमें भागीदारी करना भारत के लिए विशेष लाभ और गौरव का विषय होगा। न केवल गौरव का विषय, न केवल लाभ का विषय, लाभ का विषय भी होगा और गौरव का विषय भी होगा। और अब जब भारत की प्रगति की बात आती है तो भारत की प्रगति निर्भर करती है भारत की सत्ता के केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति पर, जो व्यक्ति अपने आप में व्यक्ति न होकर इंस्टीट्यूशन, यानी कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जनपत्रिका अवेलेबल है उसके मुताबिक वृश्चिक लग्न में चंद्रमा और मंगल, एकादश केतु, सूर्य और बुध, पंचम राहु, चौथे गुरु, 10वें घर में शुक्र और शनि। अभी मंगल की महादशा शुरू हुई है 28 नवंबर 2021 से, जो 28/11/2028 तक रहेगी। जनपत्रिका में मंगल यूनानी पद्धति से और अरब पद्धति से देखने पर ये मंगल इनकी जनपत्रिका में नुकसान तो नहीं करता, लेकिन सोया हुआ भी है, यानी कि पूरी तरह फायदा भी नहीं करता। ये ऊपर से बड़े कठोर दिखते हैं और अंदर से चंद्रमा के कारण मुलायम। लेकिन मंगल का इस समय इनके लग्न में ही गोचर चल रहा है, वृश्चिक राशि में गोचर चल रहा है और अभी नवंबर से मंगल की ही महादशा शुरू हुई है। मंगल लग्नेश तो है, लेकिन मंगल रोग और शत्रु स्थान का भी मालिक है। मंगल विस्फोट, अग्नि, इन चीजों का स्वामी है। तो माननीय मोदी जी की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए और 16 जनवरी 2022 की दोपहर 4:30 बजे तक विशेष रूप से इनकी सुरक्षा का ध्यान रखे जाने की आवश्यकता है। उसके बाद यही मंगल सेकंड हाउस में चला जाएगा और जन्मकालिक मंगल से दुर्द्वादश बना लेगा। लेकिन मंगल की आने वाली दशाओं में मोदी जी एक जाज्वल्यमान, जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, तो प्रज्वलित अग्नि की भांति भले ही स्वयं को जलाएं, लेकिन दुनिया को प्रकाश और ऊष्मा देते रहेंगे। बहुत ही सुंदर समय होगा, बहुत ताकतवर समय होगा, देश के लिए बहुत ताकतवर होगा, क्योंकि देश की जनपत्रिका में यह मंगल इस समय 7वें स्थान पर है। तो माननीय मोदी जी की जनपत्रिका एक दमदार जनपत्रिका है, जो आने वाले समय में मोदी जी खुद को जलाकर दुनिया को, देश को, राष्ट्र को सब कुछ समर्पित करेंगे। अपनी ऊर्जा से देश को नया रास्ता दिखाएंगे, अपनी ऊर्जा से भारत को विश्व शक्ति बनाएंगे, अपनी ताकत से, अपनी एनर्जी से दुनिया को आगे ले चलने में कामयाब रहेंगे। हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं, लेकिन साथ ही हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि हम मंगल के कुछ उपचार करते रहें। वैसे तो मुझे विश्वास है कि मोदी जी खुद ये सब कुछ उनके ध्यान में होगा, लेकिन हम सब कृतज्ञ राष्ट्रवासियों को हमेशा हनुमान जी से उपासना करनी चाहिए कि वो हमारे प्रधानमंत्री की रक्षा करें, और वो तो पवन पुत्र हैं ही, तो वायु में विशेष रूप से उनकी रक्षा करें। जब भी हमारे प्रधानमंत्री वायु में हो तो उनको विशेष रक्षा का कि हमें याचना हनुमान जी से करनी चाहिए। और अब बातचीत राहुल गांधी जी की। कांग्रेस के ध्वजवाहक राहुल गांधी जी की जनपत्रिका मकर लग्न की है और इनकी जनपत्रिका में वृश्चिक राशि है। और मजे की बात यह है कि राहुल गांधी जी की भी जनपत्रिका में चंद्रमा की दशा समाप्त होने वाली है और चंद्रमा की दशा समाप्त होकर 2023 से मंगल आएगा। लेकिन फिलहाल चंद्रमा की दशा में शुक्र की अंतर्दशा है, इनको थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। हालांकि शुक्र इनके पंचम स्थान का स्वामी है, दशम स्थान का स्वामी है, पत्नी स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर बैठा हुआ। अब ये किस तरफ संकेत करता है, मैं ठीक से तो इस बात को मुझे नहीं लगता कि अब हम लोग भी राजनीतिक संदर्भों में बात कर रहे हैं, इसलिए हमें राजनीतिक उसको देखते हुए इनको स्त्री जाति से कुछ मदद मिलेगी और इन्हें नारियों का सम्मान करना चाहिए, स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। और अगर अपनी राजनीतिक प्रगति चाहते हैं तो इनको स्त्रियों के संबंधित जो इनके कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों पे भी इनको विशेष ध्यान देना चाहिए। फिलहाल जो इनका समय है वो इनके लिए संतोष देने वाला है, लेकिन इनको अपनी सीमा संबंधी, राष्ट्र की सीमा संबंधी किसी भी प्रकार का विवादित बयान देने से या कोई ऐसी एक्टिविटी करने से बचना चाहिए। और चूंकि सेकंड हाउस का राहु इनकी जनपत्रिका में है और अभी उसका गोचर पंचम स्थान पर चल रहा है, इसलिए मुमकिन है कि इनका स्लिप ऑफ द टंग देश से संबंधित
जैसे पाकिस्तान या चीन से संबंधित कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाए या कुछ ऐसी एक्टिविटी इनसे हो जाए जो इनके लिए हानिप्रद साबित हो। इन चीज़ों से इन्हें विशेष रूप से बचना चाहिए। और अब बातचीत पश्चिम बंगाल की राजनेत्री ममता बनर्जी की। ममता जी की जन्मपत्रिका में इनकी वृष राशि, और वृष राशि से शनि नवमेश होता है, दशमेश होता है। ये सब बहुत अच्छी बातें हैं। और इस समय इनकी शनि की ही महादशा 2007 से चल रही है, लेकिन ये सिर्फ 2016 अगस्त 2026 तक चलेगी। और इस बीच इनकी राहु की महादशा अंतरदशा शुरू हुई शनि की महादशा में, जो शुरू हुई 29 मार्च 2021 से, और इनके लग्न में उसी समय राहु का गोचर था चंद्रमा के साथ, चंद्र लग्न में। तो इनको राहु तो राज्य कारक कहा, उसने राहु ने इनको राज्य दिलाया। अब उसको राष्ट्रीय परिदृश्य में शायद ममता जी सपना देख रही हैं, लेकिन वो राष्ट्रीय परिदृश्य सिर्फ सपना है, उसे छलावा ही समझे ममता जी। वो क्योंकि ये राहु 3 फरवरी 2024 को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद गुरु की अंतरदशा शुरू हो जाएगी। आपकी जन्मपत्रिका में गुरु अकारक है आपके लिए, तो आपका बैड टाइम जो है वो, मतलब जब समय आपके हाथ से फिसलने लगे, समय की रेत 24 फरवरी 2024 के बाद, 3 फरवरी 2024 के बाद समय की रेत आपके हाथ से फिसलने लगेगी। इसलिए आपको ध्यान देना चाहिए अपने सूबे पर, ध्यान देना चाहिए पश्चिम बंगाल पर। आपको अगल बगल के राज्यों में ज्यादा दखलंदाजी अवॉइड करनी चाहिए और भारत की राष्ट्रीय सीमाओं के साथ किसी किस्म की छेड़खानी ना हो, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अब बातचीत करेंगे मराठा क्षत्रप शरद पवार की। शनि की महादशा झेल रहे शरद पवार जी को 2018 से राहत की सांस मिली जब बुध की महादशा आई। बुध की महादशा आने के बाद शरद पवार जी को कई जगह लगेगा कि उन्हें कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, उन्हें अपयश प्राप्त हो, 2022 में अपयश प्राप्ति के चांसेस आएंगे। बार बार लोग उनके बारे में बयान दे देंगे, उनके बहुत निकटवर्ती लोग बार बार उनको पीड़ित करेंगे। लेकिन अब देखो शनि जैसी स्थिति नहीं रही, बुध लग्न में ही बैठा है, चलित चक्र में ये बुध पीछे जा रहा है, यानी 12वें घर में जा रहा है। और 12वें घर में बुध चला जाए तो मनुष्य के स्वभाव में एक तरह की बेशर्मी ला देता, ये अरबी ज्योतिष में ऐसा कहा गया। तो ध्यान रहे कि माननीय शरद पवार जी को अपनी अस्मिता का ध्यान रखना चाहिए और वर्ष 2022 के दौरान अपनी वाणी से हर शब्द को संतुलित, हालांकि शरद पवार जी तो इस मामले में बड़े विशेषज्ञ समझे जाते हैं, हमेशा से संभल कर बोलते हैं, लेकिन बुध ग्रह का उपचार जरूर करें पवार जी। और अब हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल महोदय आने वाले 4-5 साल दिखते तो निर्द्वंद हैं, लेकिन जिन लोगों की मदद से आप सत्ता में आए हैं, आपकी महादशा राहु की महादशा चल रही है, जो 3 सितंबर 2021 में राहु में केतु समाप्त होकर शुक्र शुरू हुई है, जो 3/9/2024 तक चलेगी। और राहु में शुक्र की दशा में आपको बहुत जिल्लत उठानी पड़ेगी उन लोगों से जिनकी मदद से आप सत्ता में आए हैं, और लगातार जिनको आप लाभान्वित, क्योंकि उस वर्ग की आपसे डिमांड इतनी बढ़ जाएगी कि आप रात के अंधेरों में अपना सर पीटेंगे कि वो कहाँ किन लोग पल्ले पड़ गए। और ऐसी स्थिति को निपटने के लिए ऐसी स्थिति के लिए जिम्मेदार राहु में शुक्र है। देखो, ये हम नहीं कह रहे, ना हमारी पास ऐसा कोई सूचना तंत्र है, हमारा सूचना तंत्र आकाशीय संसद है। राहु में केतु समाप्त हुआ, उसके बाद शुक्र शुरू होगा, शुक्र शुरू हो चुका है 3 सितंबर को, और अभी 3 सितंबर 2024 तक चलेगा। और ये आपको बहुत बहुत अच्छा, आपका फायदा कहाँ हो सकता है? आपका फायदा कराने वाली पार्टी है कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी को बहुत सावधान रहना चाहिए केजरीवाल जी से, क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसा बताती है कि केजरीवाल जी अगर कांग्रेस पार्टी के नजदीक पहुंच गए तो उसका सब कुछ चूस लेंगे। इसलिए माननीय केजरीवाल की जो स्थिति है, इस स्थिति में वो अपने आप में तो
पीड़ित हैं, लेकिन उनको जहां लाभ मिल सकता है वो जगह है कांग्रेस पार्टी। अगर कांग्रेस पार्टी ने इनको मुंह लगा लिया या कांग्रेस पार्टी ने इनके साथ साथ कर लिया तो कांग्रेस के पास जो कुछ भी रहा बचा है उसको चूस लेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी। तो ये है भारत का खाका, ये है भारत की भविष्यवाणी। और वर्ष 2022 में भारत किस तरह एक विश्व शक्ति बन जाएगा, उसका ढांचा क्या होगा, चीन कैसे अंदर ही अंदर टूटता नजर आएगा, उसकी स्थिति क्या होगी। चीन का रोड इनिशिएटिव बहुत अप्रिशिएट होगा, लेकिन मोदी जी एक जाजल्यमान सितारे की तरह विश्व के परिदृश्य में अपनी और अपने देश की उपस्थिति दर्ज कराने में निश्चित रूप से सफल रहेंगे। हमारी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ हैं, हमारी समस्त शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।